हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का जो मेरा टॉपिक है ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसकी संरचना व कार्य। इस टॉपिक को मैंने आपकी बुक में से एज इट इज़ उठाया है और हाइलाइटर के द्वारा इसको समझाया है ताकि अभी एग्ज़ाम टाइम है और आपको जो है इसके लिए नोट्स आदि बनाने ना पड़े, आपकी फटाफट इससे रिवीजन हो जाए। तो यहाँ हम पहले लेते हैं कैमिलो गोल्गी। जिन वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इसको नाम दिया गया, 1891 में कैमिलो गोल्गी ने चांदी के लवण और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड द्वारा जो है सबसे पहले इसको देखा। किसमें? बिल्ली और उल्लू के नर्व सेल में। यहाँ अपने आप में 3 प्रश्न आते हैं। एक तो ये सबसे पहले जो है इसके खोजकर्ता का नाम क्या है? कैमिलो गोल्गी। इन्होंने कौन से स्टेन के द्वारा इसको देखा? चांदी के लवण और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के द्वारा। ये लिपिड का पता चला इनको। और कौन से एनिमल में? बिल्ली और उल्लू के कौन से सेल में? नर्व सेल में। और इन्होंने इसको नाम दिया था आंतरिक जालनुमा रचना। आंतरिक जालनुमा रचना, एपेरेटो रेटिकुलर इंटर्नो। इंटर्नो मतलब आंतरिक, रेटिकुलर मतलब जालनुमा, एपेरेटो मतलब संरचना। बाद में इन वैज्ञानिक के नाम के आधार पर, खोजकर्ता के नाम के आधार पर इसको कैमिलो गोल्गी बॉडी जो है नाम दिया गया। इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता सेल में, क्योंकि सेल का जो कोशिका द्रव्य का जो साइटोसोल वाला भाग है ये और जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक समान है, इसीलिए इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। फिर एक नाम और आता है सुडान ब्लैक अभिरंजक। सुडान ब्लैक अभिरंजक द्वारा परीक्षण किसने किया? बेकर ने। तो बेकर ने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को की संरचना आदि की जानकारी और डिटेल में किस प्रकार से प्राप्त की? सुडान ब्लैक अभिरंजक के द्वारा। तो ये बेकर का नाम भी इम्पॉर्टेंट है और सुडान ब्लैक अभिरंजक भी इम्पॉर्टेंट है इसमें। अब इसका एक और नाम आता है लाइपोकॉन्ड्रिया। कौन सा नाम आता है? लाइपो मतलब लिपिड, लाइपोकॉन्ड्रिया। तो लाइपोकॉन्ड्रिया जो है ये नाम दिया गया बेकर ने। बेकर ने इसको क्या नाम दिया? लाइपोकॉन्ड्रिया। ये भी प्रश्न आपके पीछे बुक में है। लाइपोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेकर ने। ठीक है। अब हम लेते हैं यहाँ पर पादप कोशिका में इसको क्या कहा जाता है? डिक्टायोसोम। क्योंकि पादप कोशिका के अंदर ये बंधी हुई अवस्था में नहीं होता है, बल्कि ये बिखरी हुई अवस्था में होता है। इसीलिए जो है इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया डिक्टायोसोम। अब हम लेते हैं इसकी लोकेशन। तो अब यहाँ नाम हो गए गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद में लाइपोकॉन्ड्रिया और उसके बाद में डिक्टायोसोम। अब हम लेते हैं इसकी लोकेशन, ये कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्जी कॉम्प्लेक्स या कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड संरचना कोशिकांग नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाई जाती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है आकार की दृष्टि से 2 उसमें बांटा जा सकता है। एक तो लोकलाइज्ड फॉर्म, स्थानीकृत, और दूसरा है डिफ्यूज्ड फॉर्म में। लोकलाइज्ड फॉर्म मतलब जहाँ ये फिक्स है इसकी पोजीशन और बंधी हुई अवस्था में है, तो ये केंद्रक और बाह्य कोशिका झिल्ली के मध्य, जैसे मान लो ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से यहाँ पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के जस्ट पास में यहाँ पर क्या होती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य में ये पाया जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। बाह्य कोशिका झिल्ली के मध्य, यानी केंद्रक और बाह्य कोशिका झिल्ली के मध्य, जैसे बाह्य स्त्रावी। अब यहाँ पर ये ज़्यादातर किस में पाया जाएगा? जिसमें क्या होगा? सिक्रीशन ज़्यादा होगा, उसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा डेवलप्ड होगा। तो सिक्रेटरी जो सेल्स हैं वो कौन से होते हैं? एंडोक्राइन सेल्स हैं, है ना, या ग्लैंड्स हैं। तो उनके अंदर ये ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अवस्था में पाया जाता है। जैसे बाह्य स्त्रावी अग्नाशय कोशिकाएं, अग्नाशय कोशिकाएं, पेनक्रियाज, एक्सोसिक्रेटरी पेनक्रियाज। एक्सोसिक्रेटरी पेनक्रियाज क्या सिक्रेट करती हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। जो हमारा जो भोजन है जब वो आमाशय से कहाँ पर आता है? छोटी आंत्र में। तो छोटी आंत्र में जब वो ड्यूडेनम वाले भाग में आता है तो एंजाइम कहाँ से आते हैं? पेनक्रियाज से।
तो पैनक्रियाज का जो बाह्य स्रावी वाला भाग है वहाँ पर आंत्र उपकला की कलश कोशिकाओं में, क्योंकि आंत्र उपकला की कलश कोशिकाओं का भी क्या काम है, सिक्रीशन का। थायराइड ग्रंथि की कोशिकाएं, क्योंकि थायराइड ग्लैंड भी क्या करती हैं, सिक्रीशन करती हैं, तो वो कोशिकाएं जिनमें इस जो सिक्रीशन का काम करती हैं वहाँ पर ये लोकलाइज्ड फॉर्म में है, स्थानीकृत प्रतिरूप में पाया जाता है। और इसका स्थान क्या बताया था, ये जैसे सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, तो यहाँ दे रखा है केंद्रक यानी न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, यहाँ पर ये स्थानीकृत अवस्था में पाया जाता है उन कोशिकाओं में जिनका काम होता है सिक्रीशन का। जैसे पेनक्रियास का दे रखा है, आंत्र की कलश कोशिकाएं गॉबलेट सेल्स दे रखी हैं, थायराइड ग्लैंड की कोशिकाएं दे रखी हैं। डिफ्यूज अवस्था में किस में पाया जाता है, डिफ्यूज अवस्था में अधिकतर अकशेरुकी प्राणियों में, नॉन कॉर्डेट्स की कोशिकाओं में, और उपकशेरुकियों के ध्रुव में ये, और उपकशेरुकियों में ये ध्रुवीय नहीं होता, यानी एक इसकी प्रॉपर पोजीशन नहीं होती। ये क्या है, दो या अधिक उप इकाइयों में विस्तृत अवस्था में पाया जाता है। कहाँ, किस में, नॉन कॉर्डेट्स में, और जो है ये हेमी कॉर्डेट्स के अंदर ये डिफ्यूज्ड फॉर्म में पाया जाता है। प्लांट्स के अंदर बताई दिया था, इसको क्या कहा जाता है, डिक्टायोसोम कहा जाता है। डिक्टायोसोम नाम किसने दिया था, पर्नर ने। एक और नाम क्या बताया था इसका, जो बेकर ने दिया है, लाइपोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पर सामान्यतः केवल हाईलाइट वाली चीज़ें आप देखो। सामान्यतः गोल्जी काय एक बड़ी संरचना के रूप में पाई जाती है। यह यकृत कोशिका, लीवर सेल, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल और कुछ पादप कोशिकाओं में अधिक संख्या में पाया जाता है, जो 20 से 50 में उपस्थित हो सकते हैं। सामान्यतः एक बड़ी संरचना है, एक कोशिका में एक, लेकिन वो कोशिकाएं जिनका काम सिक्रीशन का है, जिनका काम सिंथेसिस का है, तो उनके अंदर जो है ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है लीवर सेल, नर्व सेल और कुछ प्लांट सेल्स में। इनकी जो है अंड कोशिकाओं में इनकी संख्या काफ़ी अधिक होती है। oocytes में इनकी संख्या काफ़ी अधिक होती है। जलीय शैवाल, कारा में इसका जो राइजोडियल सेल्स हैं, मूलाभाषी जो कोशिकाएं हैं, राइजोडियल जो रूट के फॉर्म में है, उनमें इनकी संख्या, डिक्टायोसोम्स कितने पाए जाते हैं, 25,000 तक पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में बन सकते हैं कि कौन से सेल्स में ये ज़्यादा पाया जाता है। लीवर सेल, नर्व सेल और कुछ प्लांट सेल्स में संख्या 20 से 50, oocytes में इनकी संख्या काफ़ी अधिक होती है। जलीय शैवाल कारा के राइजोडियल सेल्स में ये 25,000 तक डिक्टायोसोम्स पाए जाते हैं। अब हम लेते हैं शेप एंड साइज। आकृति और परिमाण यानी शेप और साइज इसकी जो है ये डिपेंड करती है कोशिका की क्रियात्मक स्थिति, यानी कोशिका कौन सी फंक्शनल प्रोसेस में है, तो उसके अनुसार इसकी संरचना और इसकी शेप और साइज़ जो है वो डिफ़र करती है। जो ग्रंथि वाली कोशिकाएं हैं या जिनको सिक्रीशन करना है सेल्स को, उनमें इसकी साइज़ बड़ी होती है। अब हम सीधा ले लेते हैं यहाँ से अल्ट्रा स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको देखा गया तो पाया गया कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स तश्तरी के समान दिखाई देते हैं और इनमें 4 प्रमुख रचनाएं होती हैं। पहला क्या है, केंद्रीय चपटे थैले, चपटे थैले के समान, जिनको कहते हैं तश्तरी समान कुंडलियाँ, क्रिस्टी, आगे हम पढ़ेंगे। परिधीय संयुक्त नलिकाएं, परिधि यानी बाउंड्री की तरफ जो संयुक्त हैं, जुड़ी हुई हैं नलिकाएं वो। तीसरा क्या है, अंतस्थ परिधीय आशय, यानी 2 जो तश्तरी समान संरचना है उसके बीच की जो स्पेस है वो हो गई अंतस्थ परिधीय आशय। और चौथा कौन सा है, रिक्तिकाएं। कहीं कहीं पर आपको 3 ही नाम मिलेंगे, वो कौन से मिलेंगे, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल एंड वेजाइकल्स, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल एंड वेजाइकल्स। और ये अंतस्थ परिधीय आशय क्या है, 2 जैसे ये स्ट्रक्चर है, सैकलाइक स्ट्रक्चर है, इनके बीच का जो स्पेस है, तो ये क्या हो गया, अंतः परिधीय आशय, जो कणिका रहित भी हो सकते हैं या कणिका युक्त पदार्थों से भी भरे हुए हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं फ्लैटेंड सैक या सिस्टर्नी। चपटे थैले, चपटे थैले जैसी संरचना जिसको कहते हैं सिस्टर्नी, कुंडलियाँ
ये थैले समान जो संरचनाएं होती हैं ये झिल्ली द्वारा आश्रित होती हैं, वक्रित होती हैं, चपटी होती हैं, लंबी और नलिकाकार संरचनाएं। इसका हम जब डायग्राम बनाते हैं तो हम किस तरह से बनाते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे और इस तरह से, और इसके नीचे जैसे कोई चपटा थैला हो। ये तो हमने बाहर की ऊपर की बाउंड्री बनाई है, इसके नीचे जैसे ये कोई चपटा थैला हो, ये थैला है पूरा, ये पूरा क्या है, थैला है ना, और ऊपर से ये बाउंड्री दिख रही है इस तरह से। तो हम ये ऊपर से इस तरह से संरचना बनाते हैं। तो ये देखो आप, इसमें क्या है, झिल्ली आश्रित, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, वक्रित थोड़ा सा कर्व है, चपटी है, लंबी है और नलिकाकार रचनाएं हैं। ये रचनाएं क्या कहलाती हैं, सिस्टर्नी। ये एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित हैं, समानांतर व्यवस्था में समूह बनाते हुए पाई जाती हैं। वैज्ञानिकों के नाम आप एक दो जो है ना वही याद रखें, इतने सारे पढ़ भी लोगे तो आपको याद तो रहेंगे ही नहीं, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया। हेल इटैल यानी हेल और साथियों के अनुसार ये कुंडलियाँ सिस्टर्नी 4 से 7 होती हैं। अकशेरुकियों में तथा शैवाल में इनकी संख्या 10 से 20, जबकि कीटों में इसकी संख्या 30 हो सकती है। इसके 2 फेज़ होते हैं, जो कर्व बन रहा है उसके आधार पर इसमें 2 फेज़ होते हैं। एक होता है फॉर्मेटिव फेज़ जिसको सिस फेज़ कहते हैं, और एक फेज़ होता है मैचुरेशन फेज़ जिसको ट्रांस फेज़ कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, समीप किसके, न्यूक्लियस के जो समीप है, या किसके समीप है, न्यूक्लियस के जस्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास वाला भाग जो कि उत्तल है उसको फॉर्मेटिव फेज़ कहते हैं या उसको सिस फेज़ कहते हैं। जबकि दूर वाला भाग कौन सा है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड में है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, अवतल भाग है, उसको मैचुरेशन फेज़ कहते हैं या उसको ट्रांस फेज़ कहते हैं। अब ट्रांस फेज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि सिस फेज़ वो फेज़ है जहाँ ये रिसीव कर रहा है उन केमिकल्स को जो सिक्रीट किए जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। वापस हम लेते हैं, एक डायग्राम ले लें हम यहाँ पर, जैसे यहाँ वाला, ये डायग्राम लेते हैं हम इसका। ये देखिए आप, ये इसका सिस रीजन है। सिस रीजन कौन सा रीजन है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है, ट्रांसफर वेजाइकल फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वेजाइकल, जो केमिकल है वो वेजाइकल में स्टोर होकर के बाहर आएगा, वेजाइकल, वो वेजाइकल को रिसीव करेगा सिस रीजन। तो ये जैसे वेजाइकल दिखा रखे हैं, इनको रिसीव कर रहा है सिस रीजन। तो अब रिसीव करने के बाद में यहाँ इसका मीडियन रीजन होता है। इस मीडियन रीजन के अंदर उस केमिकल में कुछ चेंजेस किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। कोशिका की आवश्यकता के अनुसार वो केमिकल्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने सिक्रीट किए हैं उन प्रोटीन्स में या अमीनो एसिड में जो है, ये क्या करेंगे, उनको प्रॉपर सीक्वेंसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, सीक्वेंसिंग करेंगे, और उसके ये भाग होता है मिडल रीजन में। उसके बाद आ जाता है ट्रांस रीजन। तो ये ट्रांस रीजन कौन सी साइड में है, ये ट्रांस रीजन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड में। तो ये दूरस्थ वाला भाग हो गया, और ये समीपस्थ वाला भाग हो गया। समीपस्थ वाला भाग सिस रीजन जो रिसीव कर रहा है उन वेजाइकल्स को या उन केमिकल्स को जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्रीट कर रहे हैं। और ट्रांस वाला भाग कौन सा है, अब यहाँ से जब ट्रांस रीजन से जो चीज़ निकलेगी, वेजाइकल या केमिकल निकलेंगे, वो केमिकल क्या है, मॉडिफाई हो चुके हैं, प्रोसेस हो चुके हैं, कोशिका की रिक्वायरमेंट के अनुसार उनमें परिवर्तन आ चुका है। तो इसीलिए इस रीजन को क्या कहते हैं, ट्रांस रीजन। यानी यहाँ से जो निकल रहे हैं वेजाइकल, वो ट्रांसफ़र, वो उनका केमिकल नेचर, केमिकल कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल चेंज हो चुका है। और सिस रीजन क्या है, फॉर्मेटिव रीजन, यानी यहाँ इसने रिसीव किया है, क्या रिसीव किया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो केमिकल सिक्रीट करे हैं, जो प्रोटीन सिक्रीट किया है या जो अमीनो एसिड बनाए हैं, वो इसने रिसीव किए हैं। और इसका जो मिडल रीजन है, इसमें प्रोसेसिंग होगी। इसमें क्या होगा, प्रोसेसिंग। तो देखो इसके अंदर जिस तरह से कोई फैक्ट्री होती है, उस फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आता है, तो रॉ मटेरियल कहाँ से आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। रॉ मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया। कौन से वाले भाग में आया, सिस वाले भाग में आया। मीडियन वाले रीजन ने उसको छांटने का, सॉर्ट आउट करने का,
प्रोसेसिंग करने का, ये सारा काम किया। उसके बाद वो आ जाता है ट्रांस रीजन में, तो ट्रांस रीजन उसको प्रॉपर पैकेजिंग करता है, प्रॉपर पैकेट बना करके उसके, और कहाँ कहाँ उसको भेजना है, ये उत्तरदायित्व होता है ट्रांस रीजन का। तो इस तरह से गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम क्या कह सकते हैं, इट वर्क्स एज ए इंडस्ट्री या फैक्ट्री। ये सेल की फैक्ट्री या सेल के इंडस्ट्री का काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री में क्या काम होता है, रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल की छटनी होती है, सॉर्ट आउट करते हैं, उसमें कुछ मिलाना है या कुछ निकालना है या कुछ प्रोसेसिंग करनी है, वो सारा करते हैं। और उसके बाद में उसको क्या करते हैं, प्रॉपर अलग अलग चीज़ों के अलग अलग पैकेज बना देते हैं, और पैकेज बनाकर कौन कौन सी जगह उसको भेजना है वो भी उसी का ही काम है। तो ये सारा जो है काम ट्रांस रीजन के द्वारा होता है। सॉर्ट आउट करने का काम या परिवर्तन करने के काम मिडल रीजन का, और उसके बाद पैकेट बनाने का काम ट्रांस रीजन का। तो इस तरह से जो है एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक इंडस्ट्री या एक फैक्ट्री की तरह कार्य करता है। रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रॉ मटेरियल आता है। तो इस तरह से यहाँ इसका समीपस्थ भाग, ये है समीपस्थ भाग सिस रीजन, जिसको कहते हैं फॉर्मेटिव रीजन, और दूरस्थ भाग जिसको कहते हैं ट्रांस रीजन या मैच्योरिंग फेस। ठीक है, अब हम लेते हैं इसमें, यहाँ वापस आ जाते हैं इसके थ्योरी वाले भाग पर जो हम थे इसके। सिस फेस हो गया, ट्रांस फेस हो गया। सिस्टर्नी में झिल्ली की मोटाई परिपक्व क्षेत्र की ओर अग्रसर होने पर प्रत्येक कुंडलियों से आगे की कुंडलियों में बढ़ती है। यानी सिस फॉर्म से जैसे जैसे मेच्योर फॉर्म की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे सिस्टर्नी जो है उसका जो सिस्टर्नी की जो झिल्ली है, उस झिल्ली की मोटाई बढ़ती जाती है। झिल्ली की मोटाई जैसे जैसे सिस वाले भाग से कौन से वाले भाग में आ रहे हैं, ट्रांस वाले भाग में है, झिल्ली की मोटाई बढ़ती जाती है। और ये आपस में कैसे हैं, पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। परिपक्व क्षेत्र की सिस्टर्नी की अवकाशिका भी जो है ये अपेक्षाकृत बड़ी होती है। यानी उसके अंदर का जो स्पेस है, उस थैले के अंदर का जो स्पेस है, वो भी परिपक्व क्षेत्र वाली सिस्टर्नी का अधिक है। ठीक है, हम अब लेते हैं यहाँ पर, ये शब्द है फेनिस्ट्रा। फेनिस्ट्रा क्या है, कुछ सिस्टर्नी की परिधि पर रंध्र भी पाए जाते हैं। रंध्र हैं, उनके द्वारा ये जो वेजाइकल बन रहे हैं और बाहर निकलेंगे, तो इन रंध्रों को क्या कहते हैं, फेनिस्ट्रा। क्या कहते हैं इसको, फेनिस्ट्रा। फेनिस्ट्रा निर्माणकारी और परिपक्व सिस्टरी पर जो है ये अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि निर्माणकारी वाली जगह में तो ये रिसीव कर रहा है, और परिपक्व वाली सिस्टर्नी से ये बाहर जा रहा है। तो ये जो रंध्र हैं ये ज़्यादा कहाँ पर हैं, फेनिस्ट्रा जो है ये निर्माणकारी और परिपक्व सिस्टर्नी, यानी सिस वाला फॉर्म की साइड का फेस और ट्रांसवर्स वाला जो फेस है वहाँ पर ये फेनिस्ट्रा जो है ये ज़्यादा होते हैं। और दो सिस्टर्नी के बीच में सघन पदार्थ भरा रहता है, तो इस पदार्थ को कहेंगे इंटरसिस्टर्नल मटेरियल। इंटरनल सिस्टर्नल मटेरियल का वैसे क्या काम है ये अभी तक ज्ञात नहीं हुआ, पर संभवतः जो है इसका क्या काम हो सकता है, संभवतः यह है, यहाँ पर लेते हैं हम, यहाँ से लेते हैं, संभवतः यह सिस्टर्नी को परस्पर आसंजित बनाए रखने का कार्य करते हैं। यानी एक सिस्टर्नी दूसरे पर अरेंज है, दूसरी दोनों आस पास अरेंज है ना, पैरेलली अरेंज, तो संभवतः ये जो मटेरियल है इसके बीच में, दो सिस्टर्नी के बीच में, ये इनके सीमेंटिंग मटेरियल का कार्य कर रहा है। यानी ताकि सिस्टर्नी आपस में एक दूसरे से बराबर दूरी पर बनाए हुए उपस्थित रहें। अब लेते हैं, ये हो गया सिस्टर्नी के बारे में। अब लेते हैं वेजाइकल। वेजाइकल क्या है, ये देखो सिस्टर्नी के साइड से, या ये सिक्रेटरी वेजाइकल हो गए, ये ट्रांस वेजाइकल्स हो गए। सिक्रेटरी वेजाइकल्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिक्रीट होकर के यहाँ पर आए हैं। ट्रांस वेजाइकल, अब इन वेजाइकल में वो द्रव है जो यहाँ जो चेंज हुआ है ना, सॉर्ट आउट करने के बाद में, प्रॉपर सिक्वेंसिंग के बाद में जो यहाँ से रिलीज हुआ है वो ट्रांस वेजाइकल। तो वेजाइकल क्या है, थैले जैसी संरचना।
दूरस्थ सिरों पर ड्रॉप के समान या छोटे थैले जैसी संरचना उपस्थित होती हैं, जो संभवतः मुकुलन की क्रिया के द्वारा या संकीर्णन बनाते हुए इन कुंडलियों से पृथक होते हैं। जो सिस्टर्नी है ना, इन्हीं से तो पृथक होंगे। तो ये क्या है, ये वेजाइकल कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, वेजाइकल, जो मुकुलन की क्रिया के द्वारा या संकीर्णन, कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा छोटा सा पार्ट उससे अलग हो गया, और उस अलग हुए छोटे थैले जैसी संरचना में क्या है, वो केमिकल्स भरे हुए हैं, जिन्हें इनको दूसरी जगह पर पहुंचाना है। ठीक है। आशय जो है ये दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ वेजाइकल एंड कोटेड वेजाइकल। इसे आप अवॉइड कर सकते हो, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो अगर बड़ा प्रश्न आता है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। पर हम यहाँ छोटा सा लेते हैं, सिक्रेटरी वेजाइकल एंड कोटेड वेजाइकल। जो अभी आपको बताया था, ये सिक्रेटरी वेजाइकल और ट्रांजिशनल वेजाइकल। तो सिक्रेटरी वेजाइकल में तो क्या है, वो केमिकल्स जो सिक्रीट होकर के आए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो वो तो हो गया सिक्रेटरी वेजाइकल। और ट्रांजिशन वेजाइकल में क्या है, अब जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने जो उसको सॉर्ट आउट करने के बाद में, प्रोसेसिंग करने के बाद में, जो उसमें परिवर्तन करने के बाद जो केमिकल रिलीज हुआ है, और वो जिसमें फिल्ड है, वो क्या है, ट्रांजिशनल वेजाइकल में। और ट्रांजिशनल वेजाइकल अब इसको कहाँ ले जाएगा, जहाँ जहाँ इनकी केमिकल की ज़रूरत है। अगर कोशिका से बाहर ले जाना है तो कोशिका से बाहर ले जाएगा एक्सोसाइटोसिस के द्वारा, और अगर कोशिका के अंदर ही जैसे लाइसोसोम फॉर्मेशन करना है तो लाइसोसोम में ले जाएगा, या और कुछ अगर उसको फॉर्म करना है तो वहाँ पर ले जाएगा। तो ये दो प्रकार के हो गए, सिक्रेटरी वेजाइकल एंड कोटेड वेजाइकल। सिक्रेटरी वेजाइकल में आप देखो यहाँ पर, पृथक हुए आशय अपने उत्पादों को एक्सोसाइटोसिस क्रिया द्वारा कोशिका से बाहर या कोशिका के भीतर विभिन्न स्थानों पर विशिष्ट क्रिया हेतु पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो सिक्रेटरी वेजाइकल क्या है, ये अपने उत्पादों को, जो उसके उत्पाद है वो एक्सोसाइटोसिस के द्वारा कोशिका के बाहर या कोशिका के भीतर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचाने का काम करते हैं। जबकि लेपित आशय कोटेड वेजाइकल कौन से होते हैं, इन आशयों की सतह पर सूक्ष्म दांतों समान उभार पाए जाते हैं। ये परिधीय नलिकाओं से मुकुलित होते हैं। परिधीय यानी बाउंड्री वाले जो हैं, संभवतः प्लाज्मा कला पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कोटेड पिट्स बनाने में भाग लेते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, और ये एंडोसाइटोसिस की क्रिया में भाग लेते हैं। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आ गए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या बना लेते हैं, रिसेप्टर मॉडिफाइड एंडोसाइटोसिस, ग्राही माध्य अंतर्ग्रहण, ठीक है, की क्रिया में भाग लेते हैं। तो दो तरह के हो गए। अब हम लेते हैं ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल क्या है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर हो गई, छोटी शाखित अंतर संबंधित खोखली तंतु की रचना। एक लाइन में पूरा क्लियर है, छोटी ब्रांच्ड एक दूसरे से रिलेटेड खोखली और तंतु की रचना जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं। यह सिस्टर्नी के परिपक्व क्षेत्र के पार्श्व में विकसित होती हैं। परिपक्व क्षेत्र जो मैच्योरेशन वाला है, उसके जो लेटरल साइड है वहाँ पर ये सिस्टर्नी, ये ट्यूब्यूल्स जो हैं ये विकसित होती हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पर ये वैक्यूल्स, गोल्जी रिक्तिकाएँ। वैक्यूल्स क्या है, अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं, अंडाकार होती हैं, अनियमित आकृति की होती हैं और थैले जैसी संरचनाएं होती हैं। तो बाहर से देखने पर ये वेजाइकल और वैक्यूल में ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देता है, ठीक है, जो कुंडलिकाओं के दूरस्थ सिरों पर आवश्यक रूप से फूली हुई बनी रहती हैं। तो ये वैक्यूल हम कहेंगे, ये जो उसके किनारे वाले भाग में जो फूला हुआ भाग होता है, यहाँ से ये वैक्यूल है। और वेजाइकल क्या है, जो यहाँ से सेपरेट हो गई, यहाँ से इधर जो सेपरेट, यहाँ इधर सेपरेटेड है सेक्रेटरी, और जो है सिस वाले ट्रांस वाले रीजन में और सिस वाले रीजन में दो प्रकार के बताए थे, वेजाइकल और ये है वैक्यूल्स, ठीक है। अब हम लेते हैं केमिकल कंपोजिशन। जो केमिकल कंपोजिशन सेल मेम्ब्रेन का है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, वही जो है किसका होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का होता है। तो सेल मेम्ब्रेन का कैसा होता है, फॉस्फोलिपिड की लेयर हम कहते हैं। तो ये फॉस्फोलिपिड की लेयर और प्रोटीन, तो यहाँ पर भी क्या है, 60% प्रोटीन है और 40% क्या है, लिपिड है। फॉस्फोलिपिड में इसमें सिफेलिन और लेसिथिन बराबर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें फैटी एसिड, विटामिन सी और अनेक प्रकार के एंजाइम्स, क्योंकि हमने क्या बताया,
ये रिसीव कर रहा है उन केमिकल्स को जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्रीट कर रहा है। उसके बाद में रॉ मटेरियल का पूरा छांटने का काम है, प्रोसेसिंग का काम है, जो भी परिवर्तन करना है वो काम है, प्रॉपर अरेंज करने का काम है। ये सारा किसके द्वारा होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा। तो इसके लिए इसको कई प्रकार के एंजाइम्स चाहिए, जैसे कौन से हो गए? एटीपीएस, एडीपीएस, सीटीपीएस, थाइमिन पायरोफॉस्फेट, एडी NADH साइटोक्रोम सी रिडक्टेस, NADH साइटोक्रोम सी रिडक्टेस 2 बार लिख दिया, यूडीपी और ग्लूको अमीनो ट्रांसफरेस, ग्लूको अमीनो ट्रांसफरेस, गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, यानी कई प्रकार के एंजाइम्स जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो हाईलाइट किया ये देखिए आप, NADH साइटोक्रोज बी रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में एक इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये कंप्लीट होती है। कुछ प्रकार के शर्कराएं भी प्राणी और पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। इसमें क्या नहीं पाया जाता है? इसमें न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स नहीं पाया जाता है। ये हो गया इसका संरचना के बारे में। अब हम लेते हैं इसका फंक्शन। फंक्शन में देखो बहुत सारे फंक्शन दे रखे हैं, पर एग्जाम में आप कुछ लिमिट में लिख पाओगे। तो इसमें आप इसके जो सिंथेसिस से, क्योंकि हमने क्या बताया था मेन फंक्शन इसका क्या है? सिंथेसिस। तो सिंथेसिस वाले जो फंक्शन है ना वो आप इसके याद रख लें। सबसे पहला क्या है इसमें? वही है मॉडिफिकेशन एंड रिलीज ऑफ सिंथेसाइज्ड मटेरियल, यानी जो सिंथेसिस हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, चाहे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा हो, तो उसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद में उसको रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ यहाँ से हम यहाँ से लें, ये जो है ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्टिव तकनीक द्वारा यहाँ से लें। रेडियो एक्टिव तकनीक द्वारा ज्ञात हुआ है कि अंतः प्रद्रव्य जालिका प्रोटीन्स, एंजाइम आदि का स्रवण करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन का सिक्रीशन कर रहा है और एंजाइम का सिक्रीशन कर रहा है। ये गोल्जी काय से संलग्न हो जाते हैं, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन सिक्रीट किए हैं, एंजाइम सिक्रीट किए हैं, वो अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में है। वो अभी प्रोसेसिंग में नहीं है, वो रॉ मटेरियल है। जैसे पहले बताया था ये फैक्ट्री का काम कर रहा है, ये ट्रैफिक पुलिस का काम कर रही है सेल में, ये फैक्ट्री का काम कर रहा है। ट्रैफिक पुलिस क्या करता है? किस किस व्हीकल को कहाँ कहाँ जाना है तो प्रॉपर व्यवस्था करके उनको एंगल देता है, ठीक है। और फैक्ट्री क्या कर रही है? फैक्ट्री जो है जो रॉ मटेरियल आ रही है उसको छांटना, जांचना, कोई कमी है उसको पूरा करना और उसके बाद में उसके पैकेट बनाना, है ना। पैकेट बनाने के बाद में उसको अपनी अपनी जगह भेजने का काम किसका है? जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला काम है। तो यहाँ दोनों जो शब्द हैं, इंडस्ट्री या फैक्ट्री और ट्रैफिक पुलिस, तो कोशिका की फैक्ट्री और कोशिका का ट्रैफिक पुलिस का काम किसका होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। तो हम इस फंक्शन को हम यहाँ से लिखें, ये ऊपर वाली लाइनें ना लिखें, यहीं से पहले लें। मॉडिफिकेशन एंड रिलीज ऑफ सिंथेसाइज्ड मटेरियल, यानी रेडियो एक्टिव तकनीक द्वारा ज्ञात हुआ है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका जो प्रोटीन और एंजाइम सिक्रीट करते हैं, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से संलग्न हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। कौन से साइड से जुड़ेंगे? सिस वाले भाग से। और उसके बाद में वहाँ से होते हुए ये कहाँ तक पहुँचेंगे? ट्रांस वाले सिरे तक। सिस वाले भाग से जुड़ करके कौन से वाले भाग तक पहुँचेंगे? ट्रांस वाले। इस दौरान इसमें विभिन्न पथ से होकर के, कक्षों से होकर के गुजरना पड़ता है। इस दौरान इसमें बीच में जो मिडल वाले सिस्टर्नी है उसमें कई परिवर्तन इसमें किए जाएंगे। ग्लाइकोप्रोटीन इस दौरान गोल्जी काय द्वारा आणविक तौर पर मॉलिक्यूलर प्रोसेसिंग किए जाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन जो है इनके अंदर मॉलिक्यूलर प्रोसेसिंग होगा और इसके लिए इसको आवश्यक एंजाइम कहाँ मिलेगा? बताया था इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के। तो उन एंजाइम्स की सहायता से इसमें मॉडिफिकेशन होगा और मॉडिफिकेशन होगा और इसमें आप यहाँ से लें लाइसोसोम में आए हुए एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना। तो ये एंजाइम्स भी गोल्जी काय द्वारा ही रूपांतरित किए जाते हैं, यानी जो एंजाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने सिक्रीट किए वो इनएक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव कब होंगे? जब वो इस प्रोसेस में आएंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के प्रोसेस में आएंगे। सिस वाले भाग से एंटर हुए,
ट्रांस वाले भाग तक आने से पहले बीच में से जो पूरा प्रोसेस होकर के आ रहा है, मिडल वाला रीजन, उसके अंदर जो परिवर्तन, उसमें आवश्यक परिवर्तन है कि उसको एक्टिव फॉर्म में लाना है, केमिकल चेंज करना है, वो सारा उसमें होकर के और वो ट्रांस वाले भाग से होते हुए बाहर आएंगे और फिर लाइसोसोम जैसे बन गया। इसी तरह से इंसुलिन और पैराथॉर्मोन को द्रव्य जालिका को स्रावित करती है, ये अक्रिय अवस्था में है। इंसुलिन और पैराथ्रोमोन भी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्रीट कर रहा है वो इनएक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव फॉर्म में कब आएगा? जब ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स में से होकर के गुजरेगा। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसको जो है एक श्रृंखला में आइसोलेट करती है और इसको सक्रिय बनाती है। यहाँ आप डायग्राम देखें, इसमें ये इसको आइसोलेट करती है और सक्रिय बनाती है। तो ये पहला जो इसका फंक्शन हो गया। इस फंक्शन में आपको इतना ही लिखना है जो अभी आपको बताया है। ये यहाँ पर आप देखिए, ये डायग्राम दे रखा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस किया, ER प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, यहाँ से एक छोटा सा वेजाइकल बना है, ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट होकर के सिस वाले फॉर्म में आया, सिस वाले फॉर्म से फिर ये मिडल वाले पार्ट में आएगा, मिडल से फिर ये ट्रांस वाले फॉर्म में आएगा, ट्रांस वाले फॉर्म में फिर इसकी शॉर्टनी होगी, छटनी होगी, चेंज हो गया, चेंज होने के बाद केमिकल नेचर चेंज हो गया। अब उसके बाद में सॉर्ट आउट करेंगे, सॉर्टिंग, और अब करने के बाद में उसको लाइसोसोम में जाना है तो लाइसोसोम में चला जाएगा। सेक्रेटरी वेजाइकल है, जिसको सिक्रीशन वाले केमिकल्स हैं वो सेक्रेटरी वेजाइकल में चले जाएंगे, और कुछ जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सोसाइटोसिस करना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चले जाएंगे। तो इस तरह से ये सॉर्टिंग होकर के फिर कहाँ कहाँ इसको जाना है उसमें सेपरेट होंगे। तो पहला काम इसका क्या है, जो इंडस्ट्री वाला काम है, इंडस्ट्री या ट्रैफिक पुलिस दोनों हम शब्द इसमें डाल दें, मॉडिफाई करना और रिलीज़ करना। किसको? सिंथेसाइज्ड मटेरियल को। सिंथेसाइज किस में हो रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसको प्राप्त कहाँ से कर रहा है? सिस्ट वाले भाग से, सिस वाले भाग से। मीडियन वाले भाग में उसमें जो चेंजेस होने हैं वो हो गए, ट्रांस वाले भाग में उसमें सॉर्टिंग हो गई, सॉर्टिंग होने के बाद में उसको लाइसोसोम में जाना है या सेक्रेटरी वेजाइकल में जाना है या प्लाज्मिक मेम्ब्रेन में जाना है, ये ट्रैफिक पुलिस का काम है। तो इस तरह से इसको जो है ये चेंज किया जाता है। तो पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन अब हम यहाँ पर देखें, यह अंगक कोशिकीय प्रोटीन, वसा, शर्करा को छांटने का कार्य, सॉर्टिंग बताया था ना, छांटने का काम करता है। तो इसे ट्रैफिक पुलिस की भांति कार्य करता है। बार बार आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। पहला हो गया फंक्शन आपका क्या? मॉडिफाई करना, मॉडिफाई करना और क्या करना? उसको सॉर्टिंग करना, ठीक है, रिलीज करना, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ वहाँ पहुँचाना। दूसरा है सिक्रीशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेजाइकल्स। सिक्रीशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेजाइकल, गोल्जी जटिल का प्रमुख कार्य सिक्रीशन का ही है। हम यहाँ से लेते हैं, गोल्जी उपकला से होकर के प्रोटीन, प्रोएंजाइम, लिपिड्स, स्टेरॉइड्स और अन्य पदार्थ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्राप्त किए जाते हैं। ये प्रोटीन है, प्रोएंजाइम है, लिपिड है, स्टेरॉइड है और जो भी पदार्थ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्राप्त किया, उसके बाद में ये परोक्षतः या अपरोक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है, ये संक्रमणकारी आशय यानी जो सेक्रेटरी वेजाइकल्स हैं के माध्यम से ये होते हुए गुजरते हैं और उसके बाद में ये जहाँ जहाँ पहुँचाने हैं वहाँ पहुँचाए जाते हैं। फिर वहाँ ये सेक्रेटरी सेल्स में, सेक्रेटरी सेल्स कैसे हैं? जो गोबलेट सेल्स हैं, गोबलेट सेल कलश कोशिकाएँ, जो हमारी जो इंटेस्टाइन है, उस इंटेस्टाइन में जो कलश कोशिकाएं हैं स्टमक वाले भाग में हैं जैसे, तो वहाँ पर जो या श्लेष्म स्रावित कर रही हैं, म्यूकस सिक्रेट कर रही हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स में सिक्रेट हो रहे हैं, स्वेट, पसीना जो बाहर आ रहा है वो, टीयर्स, आंसू सिक्रेट हो रहे हैं, प्लाज्मा कोशिकाओं से इम्यूनोग्लोबुलिन जो आ रहा है, या ब्लड प्रोटीन, लीवर सेल्स से जो ब्लड प्रोटीन सिक्रेट हो रहे हैं, नर्व सेल्स से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर आएंगे, सलाइवा सिक्रेट हो रहा है, मूल गोप कोशिकाओं से स्नेहक के रूप में म्यूसिलेज, के रूप में म्यूसिलेज जो सिक्रेट हो रहा है, लसलसे पदार्थों, पादप जो कोशिकाएं होती हैं, कीटाहारी जो पादप होते हैं वो क्या करते हैं? चिपचिपा पदार्थ स्रावित करते हैं। तो उनकी जो ग्रंथिल कोशिकाओं में जो सिक्रीशन वाले सेल्स हैं, इसके अलावा स्लाइम, गोंद या वैक्स जो सिक्रीट हो रहा है, तो जहाँ भी सिक्रीशन वाला काम है, ये सारे कौन से बताए हैं? वो वाले सेल्स जिनको सिक्रीट करना है, तो वो जो है वो किसके द्वारा चेंज किया जाएगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा।
यहाँ से हम लेते हैं प्रोटीन, प्रोएंजाइम, लिपिड, स्टेरॉयड या कोई भी पदार्थ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्रीट कर रहा है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसको प्राप्त कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो उसको किस में चेंज कर लेगा, सेक्रेटरी वेजाइकल्स के माध्यम से होते हुए गुजरेगा और उनको वो वहाँ तक लेकर के जाएगा जिन सेल्स को क्या करना है, सिक्रीशन करना है। ठीक है, और ये इसमें बता दिया हमने सिक्रीशन वाला। फिर हम लेते हैं यहाँ पर, अब देखो आपको इसको भी ज़्यादा रट्टा नहीं लगाना है। प्रोटीन का सिक्रीशन, लिपिड का सिक्रीशन, कार्बोहाइड्रेट का सिक्रीशन, तीन जो चीज़ें केमिकल हम लेते हैं, क्या, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, तो तीनों का सिक्रीशन, प्रोटीन का सिक्रीशन, लिपिड का सिक्रीशन और कार्बोहाइड्रेट का सिक्रीशन। ये पांचवा पॉइंट मैंने छोड़ दिया, सिक्रीशन वाला हम पहले ले रहे हैं। तो पहले देखो आप यहाँ पर प्रोटीन का सिक्रीशन, प्रोटीन किसके द्वारा, रॉ प्रोटीन किसके द्वारा सिक्रीट हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन सिक्रीट किया, उसको ग्लाइकोप्रोटीन कौन बना रहा है, जब वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में से होकर के गुजरता है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ देखो आप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संश्लेषित राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। अग्नाशय की बाह्य स्रावी कोशिकाएं, पेनक्रिया जो है वो एंडोप्लाज्म और एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड्स की तरह कार्य करती है। तो यहाँ जो काम बताया है वो क्या बताया है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का। ठीक है, इस तरह से पाचक एंजाइम का स्रवण गोल्जी काय को प्रेषित करता है। तो इसमें रक्त वाहिनियों द्वारा लाए गए अमीनो अम्लों से राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। राइबोसोम्स तो क्या करेंगे, प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो सिक्रीट होंगे, वो रिसीव किए जाएंगे किसमें, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसमें क्या करेगा, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोप्रोटीन में बदल देगा, ग्लाइकोप्रोटीन में बदल दिए जाते हैं। इस तरह से यह सल्फर के साथ क्रिया करके म्यूसिजिन कणिकाओं में बदल दी जाती है। या तो ग्लाइकोप्रोटीन हो गया या क्या है, म्यूसिजिन कणिकाओं पर सिस्टर्नी कला का आवरण बन गया। कणिकाएं हैं और उसके ऊपर सिस्टर्नी कला ने अपना क्या बना दिया है, आवरण बना दिया। ये कणिकाएं अब प्लाज्मा झिल्ली द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा एक्सोसाइटोसिस की विधि से कहाँ, बाहर स्रावित कर दी जाती हैं। तो प्रोटीन का संश्लेषण, रॉ मटेरियल, सारा रॉ मटेरियल आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। प्रोसेसिंग का काम किसमें होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। तो प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस में भी वही हमें करना है। यहाँ से देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड प्राप्त हुआ। इस लिपिड को जो है फिर किस में चेंज करना है, ग्लाइकोलिपिड में। तो ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट करने का काम किसका होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। तो यहाँ से ये आशय के रूप में पैक कर दिए जाते हैं। ये आशय प्लाज्मा कला के साथ संलग्नित होकर के, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में अटैच होकर के बाहर स्रावित कर दिए जाते हैं। तो लिपिड जो प्राप्त हुआ वो कहाँ से हुआ, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने इसको क्या किया है, ग्लाइकोलिपिड में परिवर्तन किया है, फंक्शनल रूप में कन्वर्ट किया है और उसको फिर उसने क्या किया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाकर के बाहर एक्सोसाइटोसिस या अगर अंदर ज़रूरत है तो वहाँ रिलीज हो जाएगा। फिर हमने ये ग्लाइकोप्रोटीन का ना करके हमने सीधा लिखा है स्पेशल कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस। गोल्जी कॉम्प्लेक्स विशिष्ट शर्कराओं जैसे गैलेक्टोस और सिएलिक अम्ल का संश्लेषण में भाग लेते हैं। तो देखो यहाँ जो शुरू के जो 3 पॉइंट लिए हैं ये याद रखने में आसानी होगी आपको। प्रोटीन का संश्लेषण, लिपिड का संश्लेषण, प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट किया, लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में परिवर्तन किया और स्पेशल जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा है, गैलेक्टोस व सिएलिक अम्ल। ठीक है, अब हम लेते हैं रेटिनल पिगमेंट। रेटिना से जुड़ा हुआ है। रेटिना मतलब आँख का जो रेटिना वाला पार्ट है उसमें जो रेटिनोल है वो अल्कोहल फॉर्म में है, तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड फॉर्म में। तो यहाँ पर है चूजे के भ्रूण में रेटिनल वर्णक गोल्जी कॉम्प्लेक्स के भीतर ही संश्लेषित होता है। केवल सिंथेसिस वाले पॉइंट हम उठाएं। मिल्क प्रोटीन ड्रॉपलेट फॉर्मेशन, मिल्क प्रोटीन दूध जो है उसके साथ में जो प्रोटीन के ड्रॉपलेट्स आते हैं, तो इसका परीक्षण किसमें किया गया, मादा चूजे में पाया गया कि इसमें दुग्ध में प्रोटीन बिंदुक स्रावित किए जाते हैं, यानी मिल्क के साथ में प्रोटीन ड्रॉपलेट्स हैं। और ये जो प्रोटीन ड्रॉपलेट्स हैं ये कहाँ बने हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। तो गोल्जी जटिल से प्राप्त किए जाते हैं, बूंदक के रूप में कोशिका सतह पर मुक्त किए जाते हैं जहाँ ये दुग्ध के साथ मिल जाते हैं।
सिंथेसिस वाले पॉइंट अब आपके यहाँ पर हो चुके हैं। कौन कौन से हो गया? प्रोटीन सिक्रीशन, लिपिड सिक्रीशन, स्पेशल कार्बोहाइड्रेट का बनाना, मिल्क प्रोटीन, रेटिनल पिगमेंट का फॉर्मेशन, मिल्क प्रोटीन का ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन। अब हम लेते हैं एंजाइम और हार्मोन का सिक्रीशन, यानी वो वाले सेल्स जो एंजाइम और हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। हार्मोन्स यानी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, और एंजाइम्स डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जैसे जो एंजाइम है। यहाँ इसने पहला ही एग्जाम्पल उसका दे रखा है, गोल्जी काय में अनेक अंतः कोशिकीय एंजाइम जैसे जाइमोजन। जाइमोजन क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन कर रहा है ना। ये ग्राही आशयों के रूप में मुक्त किए जाते हैं। इसी तरह से थायराइड ग्लैंड की कोशिकाओं में गोल्जी काय हार्मोन स्रवण में मदद करती हैं। यानी एंजाइम और हार्मोन का सिक्रीशन का जो काम है ये भी किसके द्वारा नियंत्रित होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा नियंत्रित होता है। सिक्रीशन हो गया, सिंथेसिस हो गया। अब आता है स्टोरेज एंड मॉलिक्यूलर प्रोसेसिंग। वैसे तो स्टोरेज और मॉलिक्यूलर प्रोसेसिंग शुरू में ही बता दिया था, तो आप चाहो तो इस पॉइंट को अवॉइड कर सकते हो। फिर हम लेते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम का भी फर्स्ट पॉइंट में बताया था, पर हम इसको हाईलाइट करते हैं, एक पॉइंट हमारा एक्स्ट्रा बढ़ेगा। लाइसोसोम के अंदर जो फंक्शनल फॉर्म में जो एंजाइम आते हैं उनको फंक्शनल फॉर्म में कौन कन्वर्ट कर रहा है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो प्राथमिक प्रकार के लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा किया जाता है। इससे संबंधित एंजाइम अंतः द्रव्य जालिका से संश्लेषित होते हैं। सिंथेसिस स्टार्टिंग में जो रॉ मटेरियल का बनना है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने और वहाँ से ये इसके ट्रांजिशनल वेजाइकल में भरे गए, वहाँ से ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस्टर्नी वाले भाग में आ गए और वहाँ से फिर ये जो है कहाँ पहुँच गए? लाइसोसोम में जो है लाइसोसोम बना दिया गया, ठीक है। एक्रोसोम फॉर्मेशन, ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक्रोसोम, एक्रोसोम क्या है? जो स्पर्म है, स्पर्म का जो हेड वाला पार्ट है, उस हेड वाले पार्ट के आगे जो टोपी के जैसी संरचना है, ठीक है, वो क्या है? एक्रोसोम। एक्रोसोम में क्या होते हैं? एक्रोसोम में भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। उनका क्या फंक्शन होता है? जब फर्टिलाइजेशन हो तो ओवा की जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसको डिसॉल्व करने का, उसको क्या करना है? डिसॉल्व करना है, ताकि स्पर्म का जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो एग के अंदर प्रवेश कर सके। तो एक्रोसोम फॉर्मेशन का जो काम है वो किसके द्वारा हो रहा है? वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स खुद एक्रोसोम में रूपांतरित हो जाती है। ये इतना बड़ा सारा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है इसका एक अलग क्वेश्चन बनता है। यहाँ हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन। तो फंक्शन में हम केवल इतना पॉइंट लेंगे कि शुक्राणु का एक्रोसोम भाग जो है वो किससे बना है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। किस तरह से बना है वो आपको डिस्क्राइब नहीं करना है। वाइटेलोजेनेसिस यानी पीतक भवन, अंड कोशिका में जो पीतक है, पीतक क्या है? डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो पोषण मिल रहा है वो पीतक से मिल रहा है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो पीतक का निर्माण कर रहा है, ठीक है। कुछ अंड कोशिकाओं में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? कुछ अंड कोशिकाएं जो होती हैं उसके यहाँ कॉर्टेक्स वाले भाग पे ये कणिकामय संरचना होती है, तो ये कणिकामय संरचना भी किससे बनी है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। और वाइटलिन यानी अंदर जो पीतक भरा हुआ है ये भी किससे बना हुआ है? ये भी किससे बनता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। तो स्पर्म में भी इसका फंक्शन हो गया, स्पर्म फॉर्मेशन में भी, और वाइटल यानी इसमें पीतक निर्माण में, और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यानी एग कोशिका में भी इसका अपना फंक्शन है। ये मेटाबॉलिज्म का हम छोड़ दें। फिर हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। जब एक कोशिका का विभाजन होता है और उससे दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, तो दोनों में वापस से क्या बनेगी? प्लांट सेल है तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों बनेगी, एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन बनेगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए रिक्वायर्ड केमिकल्स और सेल वॉल के लिए रिक्वायर्ड केमिकल्स भी किसके द्वारा स्रावित किए जा रहे हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा। प्लाज्मा कला के रख रखाव में ये सहायक है। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन में जो बीच में सेल प्लेट बनती है उसका निर्माण भी किससे हो रहा है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा हो रहा है। टॉक्सिन्स यानी आविष पदार्थ जो स्रावित किए जाते हैं, वापस क्या आ रहा है? सिक्रीशन। सीलेंट्रेट्स जो होते हैं, सीलेंट्रेट का नाम लेते ही हमारे दिमाग में हाइड्रा और ओबिलिया आना चाहिए। सीलेंट्रेट्स में जो दंश कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो केमिकल है वो केमिकल किसके द्वारा सिक्रेट हो रहा है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा सिक्रेट होता है, ठीक है। तो ये हो गया
आविश वाला। तो अब इस तरह से आप जो है इसके अंदर जो पॉइंट, कुछ पॉइंट यहाँ मैंने इसमें छोड़ दिए हैं, आप भी इसमें छोड़ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और लिमिटेड टाइम में हम इतना लिख सकें वो भी पर्याप्त है। तो आपको इसका जो फंक्शन है, पहला फंक्शन मॉडिफिकेशन एंड रिलीज ऑफ सिंथेसाइज्ड मटेरियल, जो बना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया है, उसको मॉडिफाई करना और उसको रिलीज़ करना। ये डायग्राम आप इसमें बना दे तो बहुत अट्रैक्टिव होगा। अब हम लेते हैं यहाँ से ये वाला एक ही डायग्राम बनाओ, या तो ये बनाओ या ये, दो में से एक बना सकते हो। अगर आपको ये आसान लगता है तो आप ये बना लो। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, फिर उसका प्रोसेसिंग हुआ और पैकेजिंग हुआ और उसको ट्रांसपोर्ट किया। तो आपको ये आसान लगता है, आप ये बना लो। दो में से कोई डायग्राम जो आपको आसान लगता है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर हम लेते हैं सिक्रीशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स, यानी सिक्रेटरी वेसिकल्स का बनना। ये सिक्रेटरी वेसिकल्स बन रहे हैं ना, ये बने, सिक्रेटरी वेसिकल्स बनने के बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आएंगे और यहाँ आकर के अपने सिक्रीशन को रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। फिर हम लेते हैं यहाँ ये सारे गोबलेट सेल्स हैं, म्यूसिलेज हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम है, स्वेट है, वैक्स है, गम है, ब्लड प्रोटीन्स है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये सब सिक्रेट हो रहे हैं ना सेल्स से। फिर सिंथेसिस वाले में हम ले लेंगे प्रोटीन का सिंथेसिस, लिपिड का सिंथेसिस और स्पेशल कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस और रेटिनल पिगमेंट का सिंथेसिस। 4 सिंथेसिस हो गया। मिल्क प्रोटीन का फॉर्मेशन। फिर हम ले लेंगे सिक्रीशन, वापस एंजाइम और हार्मोन का। सारे सिक्रीशन के बाद स्टोरेज वाला पॉइंट हम पहले ले चुके हैं, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। लाइसोसोम फॉर्मेशन हम ले लें, एक्रोसोम फॉर्मेशन हम ले लें और वाइटलोजेनेसिस हम ले लें, और जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल का फॉर्मेशन हम ले लें और टॉक्सिन्स का फॉर्मेशन हम ले लें। तो इस तरह से हमारे पास में आराम से 13-14 इसके यूजेस टिप्स पर याद हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्लियर होता है। बुक की सहायता से ही मैंने आपको समझाया है ताकि आपको नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं हो और आपके रिवीजन हो जाए। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।